जय हिंद मेरे प्यारे भाई। पुनः एक बार फिर आप सबका अनूप क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए हम जो क्वेश्चन कल होमवर्क के रूप में दिए हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। एक चीज़ बताइए मेरे भाई, हम डेली कहा करते हैं यार कि इन क्वेश्चनों को आप हल करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप नहीं लिखते हैं। हमको ये नहीं समझ में आता है कि आप पढ़ते हैं, ये वीडियो देखते हैं कि नहीं। अरे यार, नहीं आता तो ये भी तो बता दो कि मुझे नहीं आया, और आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना इसका आंसर। क्या हम पढ़ाते नहीं है? क्या ये क्वेश्चन आपको लगता है क्या कि ये अच्छे नहीं है? यही ना आपको लगता होगा, या तो लगता होगा कि किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे नहीं गए होंगे। हमें तो यही लग रहा है, या हम पढ़ा नहीं पाते होंगे, या हम आपको समझा नहीं पाते होंगे, या हमसे आप पढ़ना नहीं चाहते होंगे। आप कुछ भी तो उसमें लिख दीजिए कि हमको नहीं आया, हम हल नहीं करते हैं, ठीक ना। या अगर हल हो जा रहा है तो आप उसका आंसर देखिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम हल कर रहे हैं। कह रहा है ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों एक दिन छोड़कर देखिए, दोनों एक दिन छोड़कर, हम 2 बार लिख दिए हैं, एक दिन छोड़कर, ठीक है, एक दिन छोड़कर और एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें। मतलब एक एक दिन छोड़ करके कार्य करें। कहने का मतलब ये है कि बारी बारी से काम करें। एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, यानी एक एक दिन का करके छोड़ करके काम करे तथा एक कार्य को आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये कह रहा है कि 2 लोग हैं ए और बी, ए कर रहा है 7 दिन, बी कर रहा है 8 दिन, और दोनों 12 पारी कर रहे हैं, 12 बारी बारी से एक एक दिन छोड़ करके। तो कह रहा है कि एक काम आरंभ करता है तो पूरे काम कितने दिन में समाप्त होगा। अरे मेरे भाई, अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़े हैं तो इसको हल करने में क्या आपको दिक्कत होती है? इसको हल कीजिए और हल करके कमेंट बॉक्स में लिखते क्यों नहीं? हम तो यही सोचते हैं यार, लिख दीजिए। अब देखिए, अब इसको हम हल कर रहे हैं ए और ये बी। ये कह रहा है ये 7 दिन में ए करता है और बी 8 दिन में करता है। इसका टोटल हम कार्य निकाल लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, 56 हो जाएगा। 7 8 है 56, 8 7 56, यानी ए की कार्य क्षमता 8 हो गया और बी की कार्य क्षमता 7 हो गया। अर्थात देखिए बाबू, ए का एक दिन का काम 8 है, बी का एक दिन का काम 7 है, यानी ए तथा बी का 2 दिन का काम, ए तथा बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम। कितना ये 2 दिन में काम किए? 8 7 15 काम। ये 15 काम को पूरा कर दिए ए और बी। ए और बी का 2 दिन का काम निकाल दिए। ए का एक दिन का काम 8 कर रहा है, बी एक दिन में 7 काम कर रहा है, अर्थात ए तथा बी का 2 दिन का काम 15 है। अब यहाँ पर देखिए, वो इसी संख्या से आप गुणा कर दीजिए ना कि 56 आ जाए या 56 से कम आ जाए, अधिक ना आ जाए। तो देखिए गुणा के 15 75, ये 15 चौके 60 नहीं होगा, 15 45, 3 से इसमें भी और 3 से यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 3 से यहाँ पर भी करना पड़ेगा। देखिए 3 से यहाँ पर भी करना पड़ेगा, अर्थात हम लिख दे रहे हैं कि 3 दूनी के 6 दिन का काम, 6 दिन का काम कितना हो जाएगा? 15 45 का, 45 काम का हो गया, पूरा हो गया। जवन न काम आरंभ करेगा वो हमेशा 20वें दिन पाएगा। तो ये बताइए 7वां दिन कौन आएगा? 7वां दिन ए आएगा। फिर 7 दिन का काम 7वां दिन ए आएगा, तो ए का कार्य क्षमता कितना? 8 है, तो 45 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू? 45 5 50 3 53, 53 काम हो गए। ठीक, यानी 7 दिन का काम कितना हुआ? 7 दिन में 53 को काम हो गया। कितना काम कराना है? 56 काम कराना है। अब ये बताइए 8वां दिन कौन आएगा? तो 8वां दिन बी आएगा, और बी पूरे दिन नहीं ना काम करेगा, क्योंकि एक दिन में वो 7 काम कर सकता है और हमें कराना और कितना है? 3 काम। तो कंप्लीट दिन कितना है? 7 दिन।
कितना काम बचा है, 3 काम बचा है। कौन करेगा, तब बी करेगा, यानी 7 सही 3/7। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है। जो मेरे भाई इस क्वेश्चन को हल किए होंगे वो मेरे भाई मिलाइए, जो नहीं किए हैं वो इस क्वेश्चन को समझिए। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए जाने वाला सामान्य समय कितना होगा। समय पूछ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए बिल्कुल ये आसान सवाल है। देखिए हम जो जैसे मान लीजिए कि हम जो होमवर्क का क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए आपको नहीं आया, हम मान ले रहे हैं कि आपको नहीं आया, लेकिन ये तो बताइए कि जगह अगर हम होमवर्क के क्वेश्चनों को समझा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी तो कम से कम बता दीजिए कि हाँ, लिख दीजिए कि हाँ होमवर्क के क्वेश्चनों को समझ पाए हैं। नहीं पाए तो ये भी बता दिए कि हमें नहीं समझ में आया, हम फिर बताएंगे। आप कुछ लिखेंगे वहाँ, कुछ हमसे पूछेंगे, कहेंगे, तभी हमको पता चलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन कितना आसान है। जो मेरे भाई इसको किए होंगे, जो पढ़े होंगे वो तो कर लिए होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत होगी। फिर भी हम बता रहे हैं। देखिए 3/4 है ना, तो बस कुछ नहीं करना, 3/4 लिख लीजिए। अक्वारा 20 मिनट देरी से, ये बताओ पहले 3 में पहुंचा था, अब 4 मिनट तक कितना, 1 मिनट की देरी हो रही है। 1 मिनट, देखिए 4 में से 3 वो घटा दीजिए, 1 हो गया। 1 = 20, बस कर दीजिए 20 मिनट। तो 1 = जब 20 मिनट, तो ये ना है सामान्य चाल, ये है 3, तो इसलिए 3 × 20, तो 20 × 60 मिनट। देख रहे हैं ना कितना आसान है। देखिए 60 मिनट कहाँ है, बी वाला ऑप्शन। कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन जब आएगा ना आपको देरी या पहले, तो कुछ मत करना, बस इसमें से घटा दीजिए। 1 बराबर जी इसकी तुलना कर दीजिए अधिक या कम का, तो 20, 1 का मान 20, तो सामान्य चाल ऊपर वाला होगा, ठीक ना। तो इससे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 20 × 60 मिनट। देख रहे हैं ना, कभी कभी तो एकदम सिंपल, ये मिनट है तो घंटा में आंसर दे देगा, तो 1 घंटा हो जाएगा। चलिए तो होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये नाव धारा से क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। अब तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, इतनी मतलब 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ए बाबू देखो, अगर ना कोई नाव है और वो धारा के दिशा में चलेगी ना, तो वो नैया ना बहुत तेज चले लगी, काहे कि धारा उसी दिशा में, नाव उसी दिशा में, तो नाव की गति बहुत तेज बढ़ जाएगी। और वही विपरीत दिशा में नाव ऐसे चला रहा है, धारा ऐसे बढ़ रही है, तो नाव की चलका हो जाएगी, घट जाएगी। तो देखिए कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में, तो धारा के दिशा में आप चलेंगे तो इसका देखिए बोट की चाल आप प्लस ना ये पानी की चाल यानी धारा की चाल, यह जुट जाता है। तो चाल बराबर बाबू, चाल बराबर दूरी कितना है 24, अब बाटा में समय कितना है 4, 4 × 6 = 24, यानी बोट प्लस यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल बराबर कितना हो जाएगा 6 घंटा। ठीक, विपरीत दिशा में तो b - w घट जाएगा ना, बटा में कितना हो जाएगा उतनी ही दूरी, तो उतनी ही दूरी मतलब 24 से ना दूरिया कितना 6 घंटे, 6 × 4 = 24, यानी b - w का मान कितना हो जाएगा 4। अब देखो अब ना, अब यहाँ से एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, वैसे ही भी करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो भी आएगा ना। तो डायरेक्ट देखो, अगर नाव की चाल पूछेगा ना, क्या जल में नाव की चाल, तो देखो हई दे दे धारा की चाल, अरे नाव की चाल नाव की चाल किस दिश मतलब ना कि नाव और जो धारा है, या कहेंगे कि नाव धारा के दिशा में जब चलेगा तो इनका योग हो जाएगा b + w, अब विपरीत दिशा में तो घट जाएगा। तो नाव की चाल जब निकालेंगे, नाव की चाल तो जोड़ करके आधा बस कर दीजिए, जोड़ करके देखिए 6 × 4 = 10,
आ बटा में 2, 2 बचे 10, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यही ना धारा की चाल पूछता तो घटा करके आधा, धारा की चाल डायरेक्ट तो घटा करके आधा, यानी 6 में से 4 गया 2 आ बटा में 2 तो कितना हो जाएगा, इसे कैंसिल, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए तो कौन सा आपसे क्या पूछा है, नाव की चाल, तो नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन किए हैं ना, अगर नहीं किए होंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको समझिए फिर एक बार देखिए। एक नाव धारा की दिशा में, तो नाव जब धारा की दिशा में जाएगा तो जुटेगा ना उसकी चाल, नाव की गति तेज हो जाएगी। तो B + W बराबर 6 कितना दिया, यहाँ से कटा देंगे 4 × 6 = 24, 6 हो जाएगा। अब B - W बराबर कितना हो गया 4। तो ये दिशा में है, नाव की चाल धारा की दिशा में है, नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में। जोड़ करके आधा करेंगे तो नाव की चाल, और घटा करके आधा करेंगे तो धारा की चाल निकलता है। तो देखिए वो हम होमवर्क के ये क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलिए फिर हम 10 सवाल जो डेली हम बताते हैं फिर हम बताएंगे, जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और जो रेलवे के NTPC के पेपर इस समय हो रहे हैं जो सितंबर तक चलेंगे, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल रहा है। जिन मेरे प्यारे भाई को अभी ना NTPC का पेपर अभी बाकी, वो तो एकदम देख करके जाए, ऐसे सवाल बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, तो जो हम 3 क्वेश्चन दिया करते हैं डेली, उसको हम पूरा कर दिए, अभी जस्ट पूरा किए हैं उसको। अब फिर हम लास्ट में 3 क्वेश्चन फिर देंगे, आप उन क्वेश्चनों को हल करके कमेंट बॉक्स में एकदम जरूर लिखिए, नहीं आ रहा है वो भी लिख दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर डेली जैसे बताते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ये देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, ये आया हुआ है रेलवे NTPC के जो पेपर हो रहे हैं, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है। और भी सारे जो परीक्षा आने वाली है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए तो देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम उनकी HCF का 56 गुना है और उनका योग 1710 है। यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अरे भाई देखिए, भाई कह रहा है ना कि दो संख्याओं के एलसीएम कह रहा है ना उनके HCF का। तब मान लो कि HCF, मान लीजिए कि HCF ना हम लोगों का x है, ठीक, यहाँ देखते हैं HCF मान लीजिए कितना है, x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, कह रहा है एलसीएम उनकी HCF का 56 गुना है, तो 56x हो जाएगा। अब कह रहा है इन लोगों का योग, तो ये बताइए योग जोड़ दीजिए, एलसीएम कितना है 56x प्लस x बराबर कितना 1710, तो 57x बराबर मेरे भाई 1710 हो जाएगा। तो x बराबर 1710 बटा में 57 हो जाएगा कि नहीं मेरे दोस्त। अब क्या कीजिएगा वह कि इसको कटा दे की कवर में, देखिए इकाई का अंक 1 है ना, तो 7 तिरिके 21, एक हाथ में 2, आप 5 × 15 2 17, देखिए 3 बार में कट जाएगा। यही पकड़ने जल्दी में करने का यही तरीका है। लास्ट इकाई देखिए 1 है ना और 7 है, तो 7 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे देख लेंगे कि एक लास्ट में 7 × 21 एक आ रहा है, फिर देख लेंगे 5 × 15 2 7 × 21 5 × 15 2 17, देखिए 3 बार में कट जाएगा तो 30 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा वो 30। अब HCF आपका कितना हो गया, एलसीएम हो HCF हो गया आपका 30, x माने है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ये 56 गुणे x का मान क्या करेंगे रखेंगे। ये बिल्कुल आसान सवाल है, आप घबराइए मत। देखिए 6 × 18 के 8 हाथ में लाल 1 और 5 × 15 1 16 1680, यानी HCF 30 और एलसीएम 1680 हो गया। अब आप लोग पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF होता है। ये तो बाबू बहुत पहले से ही पढ़े हैं, ये 5-6 में ही ये सूत्र छोटे बच्चों में ही दिया है कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या दी है 240 और गुणे दूसरी संख्या ज्ञात करना है, एलसीएम कितना आ गया 30 और HCF कितना आ गया 1680। इसको इधर करिए चाहे कोनो मतलब नहीं है, गुणा में किधर भी लिख सकते हैं कि एलसीएम कितना है 1680 लिख दीजिए और HCF कितना लिए 30, इसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 8 24, 8 से काटे 8 दूनी के 16 और 8 एकम में 8 और 0 210। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर ए वाला सही है।
समझ पाए? बड़ा कुछ नहीं है, आपको समझाने में ही लेट हो रहा है, आप समझ नहीं पाते हैं क्या इसमें करना है। इसे मान लिए जोड़ दिए, इस भाग दिए, एक्स का मान निकल गया, एक्स का मान जब निकल गया एलसीएम में सिर्फ निकाल दिए और एक संख्या दी है 240, दूसरे संख्या ज्ञात करना, बात करके निकाल लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण है। इसमें ना ज्यादा मेरे भाइयों को दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चनों में। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, समझिए, नहीं समझ में आता है तो हम तो आपको बताते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए यार हम 3 क्वेश्चन लास्ट में देते हैं और मेरे भाई आप लोग आंसर उसका नहीं देते। हमें तो खुद नहीं समझ में आता है कि पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ा पाते हैं, हम आप लोग सिखा पाते हैं कि नहीं, क्यों हमारा क्वेश्चनों का जवाब आप नहीं दे पाते हैं। चलिए अब देखिए, द्विघात समीकरण एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तकर कितना है, ये ज्ञात करना है। अब देखिए वो इस विविक्तकर के लिए सूत्र होता है कि डी बराबर विविक्तकर बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आज के बाद विविक्तर के क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत, एकदम हल कीजिएगा, आज इसको समझिए। देखिए बस ये याद रखिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये दिया है ना एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। देखिए जौन x का गुणांक होगा वो b का मान होगा। देखिए b बराबर चिन्ह सहित रखेंगे, एक हो गया, a बराबर भी एक हो गया, देखिए चिन्ह सहित, c बराबर भी एक हो गया, यही c है अचर पद। एक बार और हम बता दें, विविक्तकर के क्वेश्चन आप इसको देख करके समझ जाइए, कभी भी विविक्तकर के क्वेश्चन आएंगे आप हल कर लेंगे। अब देखिए बहुत आसान है यार, x का जो गुणांक होगा एक होगा, एक है कुछ नहीं है तो एक है, चिन्ह सहित प्लस है। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो एक है, प्लस एक, इसके पहले प्लस है, सी एक अचर पद है, प्लस एक है। अब मान रख दीजिए डी बराबर बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस 4, ए मतलब एक, सी मतलब एक। चलिए तो ज्ञात कीजिए, तो एक का स्क्वायर एक माइनस 4, तो कितना हो जाएगा -3, यानी विविक्तकर का मान कितना आ गया -3। देख लीजिए ये बात। अच्छा मान लीजिए कहीं आपको आ जाए जैसे x, जैसे मान लो 3x का स्क्वायर माइनस 4x, एक हम मान रहे हैं 4x प्लस 5 बराबर 0, कह देगा विविक्तकर ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे वैसे ही, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b है x के जो गुणांक है लेकिन माइनस है तो -4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर -4, a मतलब इसका गुणांक प्लस है तो 3, आप गुणे c का मान 5। देखिए 4 के 16 माइनस 4 12 5 60, अब घट 10 में से 5 गया 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 1 गया 4, 44 -44। देख रहे हैं ना। देखिए विविक्तकर के कुछ कंडीशन होती है मूल पर आधारित, तो उसको हम बताएंगे। अभी केवल विविक्तकर पूछा है, विविक्तकर समझिए, जब चैप्टर वाइज हम पढ़ाने लगेंगे तो एकदम बिल्कुल आपको समझा देंगे। इसमें कंडीशन होती है, कब मूल बराबर वास्तविक होंगे, कब मूल वास्तविक और अभिन्न होंगे, कब कोई मूल्य नहीं होता, इसका कोई मूल्य नहीं होगा, मूल होगा, इसका हम बता देंगे अच्छे तरीके से। लेकिन पहले आप विविक्तकर को समझिए, विविक्तकर ऐसे ही ज्ञात करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और वो भी परीक्षा में पूछा ही गया है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, आ भी गया है। देखिए यदि P 8 और 20 का तृतीय समानुपाती है तथा Q 3, 5 और 24 का चतुर्थ समानुपाती है तो 2P प्लस Q का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो एक चीज देखिए, ये तो याद कीजिए, A, B और C का चतुर्थ समानुपाती का होगा BC बटा में A। याद रखिएगा चतुर्थ समानुपाती दोनों का गुणा पहिलका के भाग, A और B का तृतीय समानुपाती बराबर ये हो जाएगा B स्क्वायर बटा में A, ठीक। और A और B का मध्यानुपाती, A और B का मध्यानुपाती याद रखिएगा, बहुत तेज करेंगे, मध्यानुपाती का होगा √A इंटू बी, गुणा करके इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, आपका क्वेश्चन हल हो गया। देखिए कह रहे यदि P
काम 8 और 20 का तृतीय समानुपाती यानी P 8 और 20 का तृतीय अनुपाती है, यानी तृतीय पानी यानी P का मान दे दिया। P बराबर क्या होगा, तृतीय अनुपाती यही ना, 8 गुणे, अरे नहीं, 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर का है 20 है, तब 20 गुणे 20 अब बटा में 8 हो गया। तृतीय अनुपाती दिया है P है, कटा दिए, 4 दूनी के 8, 4 पचे 20 और दूध हमें 20 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 10 पचे 50। P का मान कितना आ गया, 50। अब आगे देखिए, अब कह रहा है कि Q 3 और 5, 3, 5 और 24 का चतुर्थ समानुपाती है, यानी जो Q है ना बाबू, यह चतुर्थ समानुपाती है। चतुर्थ समानुपाती BC बटा में A, तब BC का है 3 गुणे 5 है, ये ना है बाबू, A B, अब BC बटा में क्या हो जाएगा, A BC। तो देखिए एक बार और देखिए, कोई दिक्कत ना है, Q बराबर, उसको लिख लीजिए, Q तो रहने दीजिए, ये 3, 5 और 24। तो देखिए हाई तक Q तो रहने दीजिए, Q का मान तो दे दिया चतुर्थ समानुपाती ना। अब कह रहा है चतुर्थ समानुपाती का सूत्र का B स्क्वायर नहीं, अरे कहाँ गया, चतुर्थ समानुपाती अभी तो लिखे ये वाला BC। देखिए BC का गुणा करेंगे, यानी Q बराबर 5 गुणे 24 आ बटा में A मतलब 3, Q दे दिया है, इसका माना दिया है कि Q चतुर्थ समानुपाती है। कटाइए, 3 8 24, 8 5 40, Q का मान कितना आ गया 40 और P का मान कितना आ गया 50। अब रख दीजिए, पूछा है 2P आप प्लस Q का मान बताइए, तो 2P मतलब 50 दूनी के 100 प्लस Q का मान बाबू कितना है 40, तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 140। आप देख लीजिए कौन सा आंसर है, आंसर ये C। देखिए मेरे भाई, अगर आप कोई क्वेश्चन अगर भेजना चाहते हैं तो कम्युनिटी बॉक्स ऑन हो चुका है, आप उस पर भेज दीजिए, या कोई चीज हमें पूछना है, हमसे पूछना है आपको, तो आप उसमें लिख दीजिए। कई तरीका है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें देखिए बहुत बच्चों को कह रहे हैं ना कि बहुत मेरे जो भाई है कह रहे हैं कि उसको सर्च करने पर नहीं दिखा रहा है। देखिए हम बना है मैथ्स, कैपिटल मैथ्स लाइव बाई अनु, ठीक ना, इसको सर्च करने पर कह रहा है कि नहीं दिखा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लिया जाएगा कि क्यों नहीं दिखा रहा है, आपको बताएंगे हम। उसके बाद कम्युनिटी बॉक्स में आप भेज दीजिए। दो तरीका हुआ, एक और तरीका अगर नहीं आ रहा है तो हमारा नंबर 89 33 87 18 40, कोई भी चीज है इस पे भेज दीजिए। आपका 3 तरीका है, किसी पर भेज दीजिए, लेकिन ज्यादा आप टेलीग्राम और कम्युनिटी बॉक्स का ही यूज कीजिएगा। नहीं पका दी, कोई दिक्कत हो गया तब तो ठीक है 3 चीज, और ये सर्च करने पर नहीं दिखा रहा है, ठीक ना, तो देखा जाएगा कि क्यों नहीं दिखा रहा। चलिए हम बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि नमक की कीमत में 25%। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में भी पूछा गया है, अभी जो सीजीएल की परीक्षा हुई उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। कोई जरूरी नहीं है कि क्या जो रेलवे के पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन अदर परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे। अरे चैप्टर वही है मेरे भाई, थोड़ा इस बात को भी ध्यान रखिए। अब देखिए नमक की, ये इसे सवाल बताए हैं पहले, कह रहा कि नमक की कीमत में 15% की कमी होने से एक व्यक्ति 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीद पाता है। घटा हुआ नमक का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? हम बताएं, बिल्कुल सिंपल था। घाटा हुआ मूल्य मतलब इस समय कितना मूल्य है, वर्तमान में पूछता है। देखिए जब भी वर्तमान का नाम ले, यानी घाटा होने के बाद मूल्य अगर पूछे, वर्तमान के लिए आपको पता चल जाएगा कि घटा हुआ मूल्य मतलब इस समय। तो जब भी ये होगा पहले लिख लीजिएगा बाबू, रुपया आगुड़े, पहले ऐसे कर देते हैं, हाँ प्रतिशत ऐसे कर देते हैं। देखिए प्रतिशत समझा दे रहे हैं, प्रतिशत आगुड़े रुपया, अब बाटा में वर्तमान के लिए जब भी कहेगा घटा हुआ मूल्य, ठीक है, गुड़े 100 नीचे हमेशा रखेंगे वर्तमान के लिए, गुड़े बढ़ा हुआ वजन। यहां से ये क्वेश्चन बिल्कुल कम समय में होगा। अब देखिए प्रतिशत कितना है, 15%, गुड़े, ये घटा का नहीं लिखना है, जितना प्रतिशत है उतना है, 15 गुड़े रुपया कितना है बाबू 272,
आ बटा में 100 आ गुणे बढ़ा हुआ वजन कितना 2 किलोग्राम अधिक, तो 2 कर देंगे। अब कटा दीजिए इसको, देखिए हम कटा रहे हैं, देखिए कटाइए इसको, 2 एकम में 2 हो गया, आ 2 3 6 आ 2 6 12, यानी 15 गुणे 136 आ बटा में 100। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे गुणा करके, या कटा ही दीजिए। देखिए हम ऐसे करते हैं, 15 छक्के 90 के 0, हाथ में लगा 9, 15 या 45, 9 कितना हो जाएगा भाई 45, 5 50, 4 54 के 4, हाथ में लगा 5, आ 15 का 15 5 कितना हो जाएगा 20, आ बटा में 100, एगो 0 से ये 0 कैंसिल, यानी 20.4। अरे यही नहीं होगा, नीचे कितना बचा है 10, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 20.4। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है, 20.40 का ये, 20.4 का ये। इस समय इतना उसका मूल्य हो जाएगा, समझ पाए हैं। देखिए वर्तमान के लिए जब भी पूछेगा ऐसे ही कर लेगा। आज देखो पहले वाला जब निकाले का होगा, पहले वाला मूल्य कि पहले कितना था, तो लिखिएगा प्रतिशत, कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रतिशत गुणे रुपया, आ बटा में यहाँ कमी कहेगा तो घटा कर लिखेंगे, जब अधिक कहेगा या लाभ कहेगा तो जोड़ करके, यानी 100 प्लस माइनस, यानी अधिक या कम, ठीक, घटा देंगे, गुणे बढ़ा हुआ वजन। ये समझ में आ रहा है आपको, ये हम पहले बताए हैं, ये याद रखिए। देख रहे हैं ना कितने हम तेजी में कर दिए क्वेश्चन को, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आगे, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बाबू देखो ये पूछा गया है, अभी पेपर हो रहा है, इसी क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया। देखिए कह रहे यदि x और 338 के बीच मध्यानुपाती 260 है तो x का मान कितना है, x का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम बताएं, इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन आपको कराए हैं कि देखिए 3 संख्या दे a, b और c का चतुर्थ समानुपाती कितना हो जाएगा, अभी बताएं, बी सी बटा में ए, उसके बाद ए और बी का तृतीय अनुपाती का हो जाएगा बाबू बी स्क्वायर बटा में ए, अभी जस्ट बताए हैं, बी स्क्वायर बटा में ए। उसके बाद ए बी का मध्यानुपाती, इसका अभी जस्ट ये भी बताया का कि ए अंडर रूट ए इंटू बी। देख लीजिए, याद है तो कर पाएंगे। देखिए हम कर रहे हैं, मध्यानुपाती है ना, तो कह रहे x और 338 के बीच मध्यानुपाती का मान दिए 260, तो x का मान पूछा है, मध्यानुपाती यही है ना, यानी इसका मान देखिए, अब दिया है मध्यानुपाती 260, इसके जगह पर रख देंगे 260 बराबर अंडर रूट x इंटू 338 रख देंगे कि नहीं, ए बी है, ये है वाला बी है। देख लीजिए क्वेश्चन पूछा ही गया है। अब देखिए अब ये ऐसे हो गया ना, अब कैसे इसको हल करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हाई हो जाएगा 260 गुणे 260। आप गुणा मत कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को गुणा करेंगे झूठ मूठ का लेट होगा, छोड़ दो ऐसे ही, हमें कटाना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा 338। अब हो गया मेरे भाई, देख लो x बराबर 260, इसीलिए इसको गुणा करने से हम मना किए थे, और 338। देख लीजिए आप कटाइए, 2 से 2 एकम में 2, 2 6 12, 2 9 18, 2 एकम में 2, 2 3 6 0, 13 एकम में 13, आई 13 का क्या बाबू वर्ग है, 13 बार में कट जाएगा। देख लीजिए 13 दूनी के 26, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200। देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए क्वेश्चन पूछा गया। देखिए मैं भाई, मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं, मैं लास्ट में 3 क्वेश्चन डेली देता हूं। वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। आप उन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे भाई, मैं डेली कहता हूं। आप क्यों नहीं करते, हम तो यही सोचते हैं यार, आप उन क्वेश्चनों को क्यों हल नहीं करते हैं? क्या वो क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, या अच्छे नहीं होते हैं, या हम बता नहीं पाते, आपको हम समझा नहीं पाते हैं?
आखिर में क्यों नहीं करते? हम यही पूछना चाहते हैं आप लोगों से। आप कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिए कि हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं। यार हम ढूंढ ढूंढ के उन क्वेश्चनों को रखते हैं ताकि मेरे भाई उस क्वेश्चनों को देखेंगे, अगर पढ़ते होंगे सच में बताएं तो देख करके आपको अंदाजा हो ही जाता होगा कि ये क्वेश्चन सच में पूछे गए होंगे, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे। हम कितनी बार कहते हैं यार आप लोगों से, आप बात को नहीं समझते हैं। इनको देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए मेरे भाई, ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछे गए और साधारण ब्याज के डेली हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं जो परीक्षा में आए हुए होते हैं। देखिए, वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाएगी। ई कहत न बाबू कि 1200 रुपया लेहनी आ 4 साल ओके रख लेवे, ओकर यूज करनी पैसा के, तो ई बताओ 4 साल बाद में 1200 रुपया हम उस जिससे उधार लिए हैं दोगे? मरबो करेगा। वो 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से न दे रहा है आपको उधार। 1200 रुपया आपका कोई काम था, आप गए थे उससे लेने ना, तो 1200 दे दिया, तो 4 साल बाद 1200 दोगे? मरबो करी। कही कि हमके का फायदा भाई, तू हमार 4 साल पैसा ले ले और रखले बड़े 1200 रुपये देवे, पीटबो करी। अब देखिए तो कह रहा है ना कि 4 साल बाद साधारण ब्याज की दर से 2280 रुपया हो जाएगी। मतलब 4 साल उ रखी ना तो पैसावा ना 2280 रुपया अब ओके लौटावे के पड़ी। सोचा जाए, यानी लौटा ये कर हो जाता है, एक मतलब है मिश्र धन में मूलधन साधारण ब्याज दोनों होला। कितना बार तो बतैले देखबे तब तो। ये मूलधन है, ये वाला कौन सा, ये मूलधन है और ये वाला मिश्र धन है। अब मिश्र धन में मूलधन और साधारण ब्याज दोनों होता है। अब मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तो साधारण ब्याज निकलता है। पढ़ेंगे तब तो। देखिए हम बताए हैं बाबू, देखो अब कैसे करेंगे, तो एक पी का मान दे दिया है 1200 रुपया, ए है मिश्र धन कितना 2280, ठीक। आर का मान 4%, तो क्या कह रहा है तो वर्षों के टी का मान कह रहा है। टी का मान क्या कीजिए बताइए। अब चलिए, तो एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100 होता है। चलिए हल कीजिए। एसआई कैसे निकालोगे? अरे इना बताएं, ए बराबर पी प्लस एसआई, यानी मिश्र धन में क्या होता है मूलधन और साधारण ब्याज। तब जब हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो ए माइनस पी कर देंगे बराबर एसआई। अब इसमें से घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, और 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया 1। देख लीजिए 1080 बराबर पी का मान 1200, आर का मान 4% और टी का मान निकालना है बटा में 100। कटाइए, 1 2 1 2 से कैंसिल। अब इसको कटा दीजिए 4 से। देखिए 4 दूनी के 8, 4 7 28, 0, ठीक। अब टी बराबर क्या होगा 27 270 बटा में कितना 12। आप कटाइए, देखिए 3 आवा 27 और 3 चौके 12, 4 दूनी के 8, 10 हो गया, 4 दूनी के 8, फिर 2 बचा, 4 पचे 20, यानी 22.5 का वर्ष टी का मान। कौन सा ऑप्शन होगा 22 देख लिए 5, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनके लॉस तथा मॉस यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 135 है, तो लॉस तथा मॉस के व्युत्क्रमों का योगफल क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। ये सवाल बिल्कुल आसान है मेरे भाई। देखिए हम कैसे कर रहे हैं इसको। देखिए संख्याओं का अनुपात दे दिया, यानी मान लीजिए पहली संख्या दे दिया 3 तो अनुपात दिया 3x, और दूसरी संख्या दे दिया है मेरे भाई, अरे 5x पहली दे दिया है, 5 दिया है तो x मानेंगे अनुपात है तो, और ये 3x। अब देखिए अब कह रहा है ना तथा इनके एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल दे दिया मेरे भाई 135, तो इसके व्युत्क्रमों का योगफल। अब देखिए आप लोगों को बताए हैं या इससे पहले ही क्वेश्चन कराए हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ होता है।
बताए हैं अभी जस्ट। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी 5x गुणे 3x अब बराबर इन दोनों का गुणनफल दिया 135, आराम से निकाल लेंगे। देखिए 5 दिया 15, x का स्क्वायर बराबर 135, तो x का स्क्वायर बराबर 135 बटा में 15, 15 नावा 135, कहेंगे कि x का स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, अरे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। जब x का मान 3 आ गया मेरे भाई, तो पहली संख्या देखिए, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 5 तिया 15, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी मेरे 15 तिया 45। देख लीजिए 5 तिया 15 और पहली संख्या कितनी हो जाएगी 15, 5 तिया 15 और दूसरी संख्या तितली के 9 हो जाएगा। ठीक, एक संख्या 15 आया और दूसरी संख्या 9 आया। अब कह रहा है तो एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल, ये पहली संख्या निकल कर आ गया, ये दूसरी संख्या निकल कर आ गया। तो इन संख्याओं का आप एलसीएम पहले निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं एलसीएम, तो सीखे ही होंगे। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 अर्थात 3 का स्क्वायर। एलसीएम देखिए जौन बड़का होता है ले लेते हैं वो देखिए हाँ बड़का ना 3 का स्क्वायर 2 है, तो 3 को ले लेंगे, तो अब छोटका को नहीं लेंगे। आई वो 5 बचा है तो 5 ले लेंगे, तो 9 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 9 पचे 45 इसका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ बाबू ज्ञात करेंगे, तो एचसीएफ का होता है जो में दोनों में कॉमन मिले यानी सबसे कम घात वाला। देखा है देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो क्या होगा 3 हो जाएगा। अब देखिए आपका आप कर लिए। देखिए एलसीएम कितना है 45, एचसीएफ कितना है 3, इसी का व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम मतलब उल्टा उल्टा करके जोड़ दीजिए, तो 1 बटा में 45 प्लस 1 बटा में 3, तो 45 एलसीएम ले लीजिए, 45 से 45 कैंसिल, प्लस इसमें 3 एक में 3, 3 पचे 15, तो 16 बटा में कितना हो जाएगा 45। देखिए 16 बटा में 45, जो आपका ऑप्शन सही होगा। देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। ये मेरे भाई एक चीज और आप लोग बताओ कि मान लीजिए हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं आप हल नहीं कर रहे हैं, उसका कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप ये भी तो बता सकते हैं यार कि आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए। क्या हम इन क्वेश्चन आसान बता रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं? अगर टफ हो आसान हो तो ये भी बताइए आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, आपको किस क्वेश्चनों में परेशानी होती है ये बता दीजिए, हम वैसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे, आप बताइएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, और लास्ट में 3 क्वेश्चन डेली देते हैं, फिर मैं आपको याद दिला दे रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है ये माध्यिका का क्वेश्चन है। ये देखो कि प्रेक्षण 76, 83, 80, 11, 81, 52, 18, 34, 84, 35 और 27 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन अगर सूत्र से लगाएंगे तो लेट होगा, हम एक तरीका बता रहे हैं। पहले इन दी हुई संख्याओं को ना बाबू आप न पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिख लो, तो हम आरोही क्रम में सजा देते हैं। ठीक, सजाइए। देखिए आरोही मतलब बढ़ते क्रम, सबसे पहले छोट ओकर से बड़ ऐसे करके, तो सबसे छोटा कौन है 11, तो 11 लिख लेते हैं। इससे बड़ा देख लीजिए तुरंत, 11 से तुरंत बड़ा बाबू देखिए 11 से बड़ा है आपका 18, 11 18 11 है 18 है, गोला पार दिए, और 18 के बाद देखिए 30 है। ठीक, 30 के बाद क्या है 34 है, 34 भी लिख दिए, इसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 34 है, उसके बाद वो कितना है 34 के बाद 34 के बाद 35 है, ये 35 के बाद आपका 52, 52 के बाद 76, 81, 83 और 84। देख लीजिए कितने संख्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक संख्या छूटी ये वाला 27 वाला, देख लीजिए यहाँ कर दीजिए 27। ठीक,
अब देखिए 11 ना यह संख्या विषम है। कितनी संख्या है? 11। 11 विषम है। जब विषम होगा n का मान, देखो आपका क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो गया। अगर n का मान विषम होगा तो बीच में वही संख्या होगी और वही उसका माध्यिका होगा। अब देखिए 11 तो 5 को अलगिया दे, 1 2 3 4, एक 5 अलगिया देते हैं, 1 2 3 4 5 अलगिया देते हैं, यही आपका क्या होगा? माध्यिका होगा। समझ में आया? अगर विषम होगा तो माध्यिका एगो होगा, बीच में आएगा एक ही संख्या। अगर सम हो जाएगा तो जैसे देखिए मान लीजिए कि 84 को हटा दीजिए, अब पूछेगा माध्यिका तो 10 हो जाएगा n का मान, और जब n का मान 10 हो जाएगा तो वो सम है, और सम है तो दूगो बीच का होगा। देखिए अब ये 1 2 3 4 4 गो ही हो गया, 1 2 3 4 गो ही हो गया। अब इसको जोड़ करके 35 34 34 35 जोड़ दिए, 5 4 9 3 3 6, 2 से भाग 2 3 6, 2 चौके 8 2 5 10, 34.5 माध्यिका हो जाएगा। सम रहेगा तो, लेकिन विषम रहेगा तो एक ही होगा 35। इसका आंसर क्या होगा? 35 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये कार्य समय में के ये पूछ दिया है। ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। देखिए कैसे हम इसको हल करें। कह रहा है ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, अब किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है। साथ साथ किए, अब बीच में एक क्या कर दिया? छोड़ दिया, और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ। और पूरा काम कितने दिनों में? 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? ये पूछा है कि ए कितने दिन बाद काम को छोड़ा है। यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 दिन और 15 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए मेरे भाई इसको कैसे हम हल करते हैं समझिए। देखिए ए और बी ये दोनों ना, एक है 10 दिन में पूरा करता है किसी काम को, आई 15 दिन में पूरा करता है। आप ले लीजिए एलसीएम, कितना हो जाएगा? 30, 10 3 30, 15 दूनी के 30। अब देखिए अब आगे पढ़िए। अब ये कह रहा है कि कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है, किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। अच्छा ये बताओ, ए न छोड़ा है, दोनों लोग साथ साथ किए हैं, और कुछ समय बाद ए छोड़ दिया, अब पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ है। तो 9 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ तो 9 दिन तो पूरा बी किया होगा। बी तो 9 दिन तक किया होगा ना, क्योंकि 9 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया। इसका मतलब ए भागा है तो 9 दिन तो बी पूरा 9 दिन एकदम बी रहा होगा। तो ए बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 9 दिन में कितना करेगा? 9 गुणे 2 कितना करेगा? 9 दूनी 18, 18 वो काम कर देगा। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बड़ी आसान है। देखिए 30 में से 18 घटा दीजिए तो शेष काम बच जाएगा। 10 में से 8 गया 2 और 2 में से 1 गया 12। शेष काम 12 बचा है, जिसको कौन करेगा? ए, यानी ए की, और यही ना शेष कमाओ बचा है, बताइए। तो अब शेष ये कमाओ कौन करेगा? हो ये 3, ये एक दिन में कितना? 3 यूनिट। तो इसको पूरा करने में कितना? 4 दिन का क्या करेगा? यह 4 दिन तक ए का किया है, कार्य किया है, और उसके बाद चला गया है। यानी 4 दिन तक ए और बी साथ में काम किए हैं। बी के साथ ए 4 दिन तक रहा और उसके बाद वो चला गया। अब बी एकदम लास्ट तक ले रहा है। समझ में आया है? तो 4 दिन के बाद ए का किए हैं, छोड़ करके चला गया है। ये बी वाला आंसर होगा, 4 दिन। समझ में आ रहा है मेरे भाई? अगर समझ में आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए। कह रहा कि एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम की वृद्धि होती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कई विधियों के माध्यम से किया जा सकता है। आप विस्तार से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुल, अरे एक छात्र 31 छात्रों का कुल वजन निकाल लेंगे, गुणा करेंगे, फिर उसके बाद एक अध्यापक का भार होगा तो 31 से 32 हो जाएगा। तो 32 गुणे, अब इस 30 का इसमें जोड़ करके फिर गुणा करेंगे, आएगा, उसके बाद घटाएंगे तो भी आंसर आएगा। देखिए हम कैसे बता रहे हैं, इसको ऐसे कीजिए।
औसत लिखिए, औसत कितना पहले 30 किलोग्राम, तो 30 लिख लिए प्लस, देखिए औसत कितना है 30 आप प्लस, पहले आदमी कितने छात्र हैं 31, एगो अध्यापक आ गया तो कितना है 31 एक 32, तो 32 हो गया। गुणे कितना का वृद्धि हुआ 500 ग्राम, तो 500 ग्राम में कितना किलोग्राम, तो 500 बटा में 1000 कर दीजिए। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 0 0 0 हो गया। अब 30 प्लस 32 गुणे 0.5, 30 प्लस इसको हल के 5 दूनी के 10 की 0, 1 बचा, 5 3 15 1 16, अब इसको जोड़ दीजिए 6 3 1 4, 46 किलोग्राम। देखिए कितने कम समय में हुआ। कुछ मत करना ऐसे सवाल, जब कोई व्यक्ति आएगा, चाहे अध्यापक आए चाहे कोई दूसरा व्यक्ति जोड़े, तो केवल औसत लिखिए कितना है 30, और प्लस पहले 31 थे, एगो और ही बढ़ गया तो 32, और कितना बढ़ा है 500, गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा कम टाइम में। अब चलिए होमवर्क के क्वेश्चन लिखिए। हाँ तो चलिए मेरे भाई, हम 10 क्वेश्चन करा दिए, हम डेली 3 क्वेश्चन लास्ट में देते हैं होम वर्क के रूप में, जो पिछली किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे ही गए होते हैं, हम उसको खोज करके यहाँ पे रखते हैं। आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आप लिखते नहीं, हम डेली ऐसे 3 क्वेश्चन हम देते हैं जो एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। आप इनको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए, नहीं आ रहा है तो भी लिख दीजिए हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका आंसर लिखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप ये भी कमेंट में लिख सकते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन लाएं, किस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, आप हल नहीं कर पाते हैं, आप उसमें लिखिए, हम वैसे ही क्वेश्चन करा देंगे। तो चलिए इन क्वेश्चनों का आप हल कीजिएगा, देख लीजिए, कहीं लिख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।